मैं संतोष सर अपने YouTube चैनल गुरु वाटिका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी स्टूडेंट को क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा और इसके अंतर्गत मैं इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा और प्रत्येक टॉपिक को कवर करते हुए मैं यह लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए यदि मेरी वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो आप उसे लाइक और कमेंट दे सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो क्या है पहला बेसिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो मैटर साइंस इज नॉन एज केमिस्ट्री। पदार्थ विज्ञान को हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो इसे अगर दूसरे लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो केमिस्ट्री क्या है? किसी भी पदार्थ का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी मैटर का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो इसलिए हम लोग केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, और फादर ऑफ केमिस्ट्री मेरा क्या होता है? लेवोजियर। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग आते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को मेनली 4 पार्ट में डिवाइडिंग किया गया। फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री और फोर्थ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग को सिलेबस में क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? तो द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन हम लोग जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी लिविंग सोर्स से जो भी कंपाउंड मुझे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या दूसरे वर्ड में अगर हम इसे लैंग्वेज में इसके पढ़ा से जाना चाहिए क्या बोलेंगे? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स। यानी कि कार्बन के कंपाउंड को अध्ययन हम लोग जिस ब्रांच में करते हैं केमिस्ट्री का उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन एक्सेप्शन है यहाँ। क्या? बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, कार्बाइड्स और ऑक्साइड्स के कार्बन को छोड़ के, जैसे CaCO3 इसे मेरा कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CaCO2 ये कार्बाइड है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है लेकिन ये फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। KCl पोटेशियम साइनाइड, ये भी मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? तो हम लोग इसे कैसे एक ट्रिक के माध्यम से अगर हमको याद करना चाहे तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं? क्या? सर्किल ऑफिसर ऑफ PCCI। ठीक है, तो सर्किल का C से कार्बाइड, O से ऑक्साइड, BCCI का B से बाइकार्बोनेट, C से कार्बोनेट, नेक्स्ट C से साइनाइड्स और I से आइसोसाइनाइड्स। समझ गए? तो किस किस कार्बन का कौन कौन सा कंपाउंड मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है? तो कैसे याद करने को बताया मैंने? सर्किल ऑफिसर ऑफ PCCI।
ठीक है। सर्किल का सी से कार्बाइड, ऑफिसर का ओ से ऑक्साइड्स, बीसीसीआई का बी से बाइकार्बोनेट, सी से कार्बोनेट, नेक्स्ट सी से साइनाइड और आई से आइसोसाइनाइड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। तो इसलिए लेकिन मॉडर्न डिफिनेशन अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर अध्ययन करना चाहें तो किसे कहेंगे? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन किसे बोलेंगे हम लोग? द कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, पढ़ते हैं किसमें? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी केमिस्ट्री का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग किसे कहते हैं? द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स इज नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब वैसा कंपाउंड जो नॉन लिविंग सोर्स से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नॉन लिविंग सोर्स में के अंतर्गत जैसे मिनरल्स हो गया, एयर हो गया, सी हो गया या फिर सॉइल हो गया, इससे जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है उसी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अध्ययन केमिस्ट्री का जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया? तो मॉडर्न डिफिनेशन के हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे? इट डील्स विथ द ऑल नॉन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जितने भी एलिमेंट्स अभी तक प्राप्त हैं उस सभी एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड को एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ दें, उसके जितना भी कंपाउंड रेस्ट बचा उस सभी कंपाउंड का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसे हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फिजिकल केमिस्ट्री। तो इट इज कंसर्न विथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड थ्योरीज रिलेटेड टू केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज फिजिकल केमिस्ट्री। यानी फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग किसी भी मैटर का कंपोजिशन और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही साथ आपस में कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन जो होता है उससे रिलेटेड लॉ या फिर थ्योरी का भी अध्ययन हम लोग किसके अंदर करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, समझ गए? तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखें? द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट, concentration on the reaction is the part of the physical chemistry। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन पर अगर हम लाइट दें, टेम्परेचर दें या कंसंट्रेशन उसका इंक्रीज करें या डिक्रीज करें या फिर लाइट को इंटेंसिटी को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, उससे जो केमिकल रिएक्शन पर इफेक्ट पड़ता है वह भी हम लोग किसमें अध्ययन करते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, समझ गए? तो अब लोग नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो इट डील्स विद द वेरियस मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग करते हैं केमिस्ट्री का, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज एनालिसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल मेथड। किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फिजिकल और केमिकल जो एनालिसिस करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब अदर ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इस चार मेन ब्रांचेस के अलावा केमिस्ट्री के और सारे भी ब्रांच, तो उसके अंतर्गत में हम लोग फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या? द सब्सटेंस रिलेटेड टू विथ लिविंग ऑर्गेनिक एंड लाइफ, लाइफ प्रोसेस और लिविंग ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस होगा उसका अध्ययन हम लोग किसके अंदर करते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। दूसरा है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत
किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिजीज को रोकने के लिए या फिर उसे क्योर करने के लिए। जिस सब्सटेंस का यूज हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिजीज को रोकने या प्रिवेंशन के लिए करते हैं, क्योर के लिए करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट है जियो केमिस्ट्री। तो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस जो होता है, उसी नेचुरल सब्सटेंस के अध्ययन को हम लोग करते हैं जियो केमिस्ट्री। तो नेचुरल सब्सटेंस में अंतर्गत मेरा क्या है, जनरली ओर्स, मिनरल्स, कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल मिनरल्स एंड नेचुरल सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, ओर्स होता है, मिनरल्स होता है। इस सभी का अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं, जियो केमिस्ट्री। ठीक है, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल फॉर बेटर यूज ऑफ क्रॉप्स। मतलब फसल की अधिक से अधिक उत्पत्ति के लिए हम लोग सॉइल्स में जो ट्रीटमेंट करते हैं या उसका एनालिसिस करते हैं, वो किस केमिस्ट्री के अंदर, ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, सॉइल एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप। न्यूक्लियर रिएक्शन का स्टडी केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, या रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का निर्माण के लिए हम लोग केमिस्ट्री का जिस ब्रांच का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट है मेरा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो क्या लिखे, इट डील्स विद द केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल ऑन ए लार्ज स्केल। यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस का अगर हम लार्ज स्केल में हमें चाहिए और लो कॉस्ट पे, तो उस कंडीशन में उसका जो हम लोग स्टडी करते हैं जिस केमिस्ट्री का ब्रांच में, उससे ही कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, जिस प्रोसेस के द्वारा कोई भी केमिकल सब्सटेंस लार्ज स्केल पर हमें एंड लो कॉस्ट पर हमें प्राप्त हो, तो उसका जिस अध्ययन करते हैं केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में, उसे ही हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है मेरा पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर केमिस्ट्री मेरा क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉलीमर। यानी पॉलीमर का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में करते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, या फिर दूसरे ढंग से हम लोग पॉलीमर को क्या कहेंगे, व्हाट इज पॉलीमर। द पॉलीमर इज ए केमिकल सब्सटेंसेस of very high molecular masses of the order of 1 लाख और ग्रेटर। यदि किसी केमिकल सब्सटेंसेस का मास 1 लाख और उससे अधिक हो, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमर। और पॉलीमर का जिस ब्रांच, केमिस्ट्री के जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग फाइटोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। यानी फाइटोकेमिस्ट्री में हम लोग प्लांट्स का केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं लिम्नोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ रिवर वाटर और वाटर रिजर्वियर्स। वाटर रिजर्वर्स एंड रिवर वाटर का अध्ययन हम लोग जिस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लिम्नोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। It deals with the properties of substances in terms of their structure। यदि किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी अगर हम उसके स्ट्रक्चर के आधार पे अध्ययन करें, तो वह अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री का जिस ब्रांच में करते हैं, उसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। और पूरे यूनिवर्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइडिंग करते हैं, फर्स्ट मैटर, दूसरा एनर्जी। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ठीक है, समझिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैटर के बारे में। तो मैटर किससे कहते हैं,
मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस and occupies spaces and also felt by our sense organ. यानी पदार्थ जो है वह कोई भी वस्तु हो सकता है जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा या फिर सेंस ऑर्गन के द्वारा अनुभव कर सकें, फील कर सकें, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। तो सेंस ऑर्गन हमारे कितने हैं बताइए सबों को? सेंस ऑर्गन कितने हैं? 5 है। आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। ये 5 सेंस ऑर्गन हमारे हैं, तो जिसके द्वारा हम लोग मैटर को फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अब नेक्स्ट आता है मेरा मटेरियल। तो द मैटर हैविंग स्पेसिफिक यूजेज आर नॉन एज मटेरियल। जब किसी भी मैटर का हम लोग स्पेसिफिक यूज करते हैं, कोई खास यूज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल। जैसे ग्लास, ग्लास को हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। सीमेंट का भी कई तरह का यूज होता है। पेपर का भी यूज कई तरह का यूज करते हैं हम लोग। इसीलिए ग्लास, सीमेंट, पेपर को हम लोग क्या बोलेंगे? मटेरियल्स बोलेंगे। ये मैटर है, लेकिन मैटर के साथ साथ जब इस मैटर का उपयोग हम लोग स्पेसिफिक कर दिए तो उसे हम लोग बोलेंगे ग्लास, उसे बोलेंगे वो मटेरियल्स। ठीक है, तो नोट में कुछ हम लोग पॉइंट पढ़ लेते हैं। ऑल मटेरियल्स आर मैटर बट ऑल मैटर्स आर नॉट मटेरियल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मैटर एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। यानी मैटर को हम लोग एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म है मास। इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए पार्टिकुलर सैंपल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का सैंपल ले लिए, उसमें उसका जितना क्वांटिटी है, उसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं क्या? मास। और ये किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेट। इट इज द फोर्स विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जिस फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है, वही उसका क्या कहलाता है? वेट। ठीक है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जी। अगर जी का वैल्यू डिफरेंट करेगा तो क्या होगा? वेट का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। लेकिन मास का क्या होगा? फिक्स होगा, निश्चित होगा। मास का वेट चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता। इसीलिए W = हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला mg। यदि मेरा वेट अर्थ पर 66 किलोमीटर है, सॉरी 66 kg है, लेकिन यही अगर हम चंद्रमा पे चले जाएं तो वहां पर मेरा क्या हो जाएगा? इसका 1/6 यानी 11 kg मेरा वेट होगा। लेकिन अर्थ पर मेरा मास कितना? अगर 80 kg अगर मेरा मास है तो चंद्रमा पर मेरा मास कितना होगा? 80 kg ही होगा। मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन वेट में चेंजिंग होता है ड्यू टू वैल्यू ऑफ जी। ठीक है, समझ गया? चलिए, तो मैटर इज इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी दैट इज इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। यानी मैटर जो होता है वो क्या होता है? इंडेस्ट्रक्टिबल होता है। यानी मैटर का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या? इट इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी वर्क को करने के लिए जो कैपेसिटी हमारे होता है, उसी को कैपेसिटी को बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी का फॉर्मूला आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने दिया था क्या? E = mc², जहाँ E मेरा एनर्जी कहलाता है, m मास और c वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यानी इस पूरे यूनिवर्स में मैटर और एनर्जी का सब टोटल वो क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है, वह चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या?
क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं। इसका जनरली दो मेथड है। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो मैटर को हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन के रूप में एक चार्ट के रूप में दर्शाएं। तो मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर 3 पार्ट में मैंने डिवाइडिंग किया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमें इस चैप्टर में सॉलिड के बारे में पढ़ना है डिटेल्स। ठीक है, और केमिकल क्लासिफिकेशन ये हम लोग 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम इस केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत हम बताएंगे, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग पदार्थ को, मैटर को 2 भाग में बांटते हैं, एक प्योर सब्सटेंस, दूसरा मिक्स। अब इस प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट में, एक एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। और इस एलिमेंट्स को हम लोग 3 पार्ट्स में, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स को हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। ठीक है, और मिक्सचर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। जबकि कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में हम लोग डिवाइडिंग करते हैं। अगर आपसे एक इस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में एक क्वेश्चन पूछ दे तो उसे हम उसमें क्या बोलेंगे। ठीक है, अगर पूछ दिया गया कि लिक्विड मैटर का नाम बताइए, तो हम लोग बोलेंगे क्या, मरकरी। अगर बोल दिया गया लिक्विड नॉन मेटल के बारे में, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रोमीन। हमेशा याद रखना है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उस 118 एलिमेंट में से ओनली 2 एलिमेंट्स है, वो मेरा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। जब ये मेंशन करके पूछा जाए कि कौन सा लिक्विड मेरा मेटल है और कौन सा लिक्विड मेरा ब्रोमीन है, तो मरकरी मेरा मेटल होता है, एम से मेटल, एम से मरकरी। इसे हम लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। और ब्रोमीन वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। तो इसके लिए एक वर्ड हम लोग याद रखते हैं, एमबी। ठीक है, एम से मरकरी, एम से मेटल, पी से ब्रोमीन, और जो कि क्या होता है मेरा लिक्विड नॉन मेटल। तो यह समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम लोग मेनली किसका, मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके आधार पर हम लोग मैटर को डिवाइडिंग करते हैं, कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आपसे पूछ देगा कि सॉलिड किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट पोजेसेस ए definite size, shape and वॉल्यूम। यानी वैसा सब्सटेंस जिसका शेप, साइज एंड वॉल्यूम क्या हो, डिफिनिट हो, फिक्स हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉलिड। जैसे शुगर, आइस, आयरन, वुड, कॉपर, इत्यादि। ठीक है, ये सभी मेरा क्या है, सॉलिड्स। और हम लोग नेक्स्ट आते हैं लिक्विड्स। तो ए सब्सटेंस इज सेड टू बी लिक्विड if it possesses a indefinite size, shape। या फिर लोग बोल सकते हैं no definite size and shape and definite volume, it's called liquids। यानी लिक्विड्स पदार्थ का वह फॉर्म है जिसमें उसका साइज और शेप क्या होता है, इनडिफिनिट होता है, यानी नो डिफिनिट। जबकि वॉल्यूम डिफिनिट होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं लिक्विड। लिक्विड का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इसे हम लोग जिस वेसल्स में रखेंगे वो उसी का शेप रख, आकार का
हो जाता है। अगर हम वाटर को ग्लास में रखेंगे तो वाटर गिलास का आकार ले लेगा। अगर उस ग्लास के वाटर को अगर हम कटोरे में डाल दें तो वह वाटर कटोरे का आकार ले लेगा। फिर अगेन उस वाटर को हम लोटा में डाल दें तो फिर वह ग्लास किस में आकार में हो, लोटा के आकार में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक, अब हम लोग आते हैं गैसेस। तो अब क्या बोलेंगे, ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैसेस इफ इट पोजेसेस ए इंडेफिनिट साइज, शेप एंड वॉल्यूम। यदि किसी भी सब्सटेंस का साइज, शेप और वॉल्यूम डिफिनिट नहीं है, यानी क्या इनडिफिनिट हो, उससे हम लोग क्या कहेंगे, गैस। ठीक है, तो नोट में हम लोग आते हैं, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल अंडर द डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन को अगर हम वेरी करेंगे तो सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या सॉलिड से गैस में, या गैस से सॉलिड में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्लास पर क्या पढ़े थे कि मैटर का थ्री फर्स्ट फॉर्म को और क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो जैसे मान लिया जाए हमने माना कि सॉलिड को कन्वर्ट करना है लिक्विड में, तो उसे क्या करेंगे, मेल्ट। तो ये प्रोसेस कर रहा है मेल्टिंग। जब लिक्विड को कन्वर्ट करना है आपको गैसेस में, तो क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। तो प्रोसेस क्या कहलाया, बॉयलिंग। यदि गैसेस को हमको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसे कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा करेंगे। यदि लिक्विड को हमें सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है तो उसे हम फ्रीजिंग के द्वारा कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यदि अगर सॉलिड से डायरेक्ट हमें अगर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और यदि गैसेस को डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसे बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वेपर रिप्रेजेंट ए गैसियस स्टेट ऑफ सब्सटेंस विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड ए सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड गैस। जब कोई भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर वो क्या है, गैसियस स्टेट में है, तो उसे बोलेंगे गैस। और जब कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में और उसका गैसियस स्टेट को हम लोग बोलेंगे क्या, वेपर्स। जैसे NH3 रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है, लेकिन वाटर रूम टेम्परेचर के रूप में लिक्विड के फॉर्म में होता है। और जब इस वाटर को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है मेरा गैसियस स्टेट वाटर का, और जिसे हम लोग बोलते हैं वाटर वेपर्स। समझ इसी तरह से वेपर्स और गैस तो डिफरेंट थिंग है। ठीक है, अब इसके अलावा स्टेट्स ऑफ मैटर का दो स्टेप अन्य है। पहला प्लाज्मा, दूसरा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। लेकिन ये दोनों स्टेट क्या है, मेरा एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम लोग जनरली इसे नहीं लेके चलते। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज दो प्रकार का होता है। पहला इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं, द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास ऑफ मैटर। जब किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज उसके मास या क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है तो उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, अर्थात वह मास या क्वांटिटी ऑफ मैटर से क्या इंडिपेंडेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ मैटर और मास ऑफ मैटर। ठीक है, जब किसी भी मैटर का प्रॉपर्टीज उसके मास या क्वांटिटी पर डिपेंड करता है तो उसे क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे वॉल्यूम, मास, वेट, एनर्जी। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग इसे कैसे इजी वे में याद रखेंगे वो देखें। इंडिपेंडेंट वर्ड हमने याद रखा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ
मैटर। ठीक है, इंडिपेंडेंट का आई एन पे गौर करना है हमें। आई एन इन, तो जो प्रॉपर्टी मैटर का मास पर क्या इंडिपेंडेंट हो, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जस्ट इसका उल्टा वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव क्या बोलेंगे, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ मैटर। यदि किसी भी प्रॉपर्टी मैटर का प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ मैटर होगा, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग आते हैं कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सॉलिड का डिफरेंट शेप होता है और वॉल्यूम उसका डिफरेंट होता है। लिक्विड का डिफरेंट शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट होता है, जबकि गैस में वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होता है, यानी नो डिफिनिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट सॉलिड स्टेट का, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी हाई और स्ट्रॉन्ग। यानी सॉलिड के बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके फलस्वरूप इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट होता है। ठीक है, फिर वही लिक्विड केस में क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर कंसिडरेबल, यानी इससे थोड़ा कम होता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। और गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्मॉल, इसलिए उसके बीच इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है गैस में। ठीक है, समझ गए। सॉलिड का डेंसिटी हाई होता है, लिक्विड का डेंसिटी इंटरमीडिएट होता है, जबकि गैसेस का डेंसिटी लो होता है। सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, यानी इसे संपरित नहीं किया जा सकता। लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल होता है, जबकि गैसेस फुल्ली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली ओनली थ्रू सॉलिड्स। सॉलिड को सॉलिड में अगर हम डिफ्यूज करेंगे तो वह बहुत ही स्लो मूव करता है, बहुत ही स्लो पास होता है। ठीक है, और जबकि लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूज कराएंगे तो वह डिफ्यूज करता है, और जबकि गैसेस में डिफ्यूजन फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है उसके रूम टेम्परेचर के क्या होता है, एबव होता है, यानी उसका वेरी हाई। लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है, और जबकि गैस का भी मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से बिलो होता है। ठीक है, सातवां पॉइंट, मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विथ मिनिमम एनर्जी। सॉलिड का मॉलिक्यूल जो है वो आपस में एक दूसरे से मिनिमम एनर्जी के द्वारा जुड़ा होता है, जिससे वह हाईली स्टेबलाइज होता है। और लिक्विड में मॉडरेट वैल्यू ऑफ एनर्जी होता है, जो कि इससे लेस स्टेबल होता है। और गैसेस में मॉलिक्यूल्स का वैल्यू ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होता है, इसलिए ये आसानी से मूव कर सकता है, डिफ्यूज कर सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। एक तीसरा पॉइंट हम लोग एक लिख लेते हैं, क्या, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाता है सॉलिड के बीच, वेरी लो। लिक्विड में इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मॉडरेट, जबकि गैसेस में इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस जो होता है वह क्या होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने आज का वीडियो लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में बताएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करें, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।